Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 30 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली काफ़ी सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी रिवर पास होती हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन ए के अंदर मेंशन किया गया ब्यास एंड चेनाब ओनली, ऑप्शन बी के अंदर ब्यास एंड रावी ओनली, ऑप्शन सी के अंदर चेनाब रावी एंड सतलज ओनली, ऑप्शन डी के अंदर ब्यास चेनाब रावी सतलज एंड यमुना। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि हम लोग डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन से रिलेट कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम पर इस आर्टिकल को थोड़ा सा और कवरेज मिल सकता है। दैट इज़ वाई हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपको पता होगा 2019 के लास्ट में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो आने चालू हो चुके थे, कोविड-19 के बारे में चर्चा होनी चालू हो चुकी थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स चाइना के अंदर पढ़ाई कर रहे थे वो इंडियन स्टूडेंट्स वापस से इंडिया आ गए थे। अब जब वापस से इंडिया आए तो अभी तक वापस वो चाइना नहीं जा पाए हैं क्योंकि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग चुके थे। नाउ अब यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया यहाँ पर, और एग्जैक्टली यहाँ पर मैंशन ये किया जा रहा है कि चाइना ने वापस से अब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की एंट्री को अलाउ कर दिया है। तो अब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स वापस से जा पाएंगे चाइना में, और जो भी यहाँ पे उनकी स्टडीज़ चल रही थी उसको वापस से रिज्यूम कर पाएंगे। तो चाइना ने यहाँ पे अलाउ किया कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को ताकि वो लोग रिटर्न करें चाइना के अंदर और जाके अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम कर पाएँ, जो कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले ही रुक चुकी थी। एग्जैक्टली यहाँ पे 2019 के आसपास जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था उसके बाद यहाँ पे जब ये लोग इंडिया आए तो उनकी स्टडीज़ पूरी तरह से रुक गई थी। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, इसके बारे में चर्चा रिसेंटली भी हुई थी। आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में रिसेंटली मीटिंग हुई है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इनके बीच में 25 मार्च के आसपास मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है जब हम लोग बात करते हैं चाइना के अंदर फॉरेन स्टूडेंट की, तो इंडिया की साइड से लगभग 20,000 के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने एनरोल कर रखा है चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, खासकर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो इंडिया से काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, और इनका जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिसरप्ट हो चुका था 2019 के बाद से ही। मैंने आप लोगों को बताया दिसंबर 2019 के बाद से ही क्या हुआ, ये वापस से इंडिया आए और तब से अभी तक जा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाने की वापस से तैयारी की जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया गया जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बोला गया है कि भाई अपना जो है फॉर्म वगैरह वो फिल करना है, वो सारा जो फॉर्म है वो सब अवेलेबल करवा दिया जाएगा इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, जो इंडियन एम्बेसी बीजिंग के अंदर है। आपको पता होगा हर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के अंदर एम्बेसी देखने को मिलती है, जैसे कि चाइना की एम्बेसी यहाँ पर दिल्ली के अंदर हो गई, हमारी एम्बेसी यहाँ पर चाइना के अंदर बीजिंग के अंदर हो गई। तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म अवेलेबल होगा, उसको भरना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ अलाउ किया जाएगा। देन साथ ही साथ यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है स्पोक्स पर्सन है जाओ लीजियांग,
इनका कहना यह है कि देखो चाइना ने जो भी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर शेयर कर दिए हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को वापस से रिटर्न करने का। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरे कंट्री के थ्रू अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वापस से चाइना में भेजा है, तो उनके एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर इंडिया के साथ में शेयर करे जाएंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। इसके बाद बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। बात की गई है जो इंडिया के कोर सेक्टर हैं, खासकर आपको 8 कोर सेक्टर देखने को मिलते हैं। इन 8 कोर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन हुई है मार्च के महीने में। जो ग्रोथ है वो गिर कर 4.3% के आसपास पहुंची है, ठीक है। ये मार्च के महीने का डेटा है, ध्यान रखना। अभी हम लोग यहाँ पर अप्रैल के मंथ में हैं और अप्रैल का भी आज बिल्कुल लास्ट डे है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें फरवरी के डेटा से, तो फरवरी के अंदर इन्हीं कोर सेक्टर के अंदर 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी और अब ये जो ग्रोथ है ये कम होकर 4.3% की हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर कुछ सेक्टर्स हैं हमारे जो कि ग्रो किए हैं, जैसे कि हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर हुआ। फर्टिलाइज़र जो प्रोडक्शन है वो अभी भी यहाँ पर ग्रो किया है, प्लस सीमेंट प्रोडक्शन ग्रो किया है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें ग्रो करी हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये सेक्टर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर इकॉनमी ड्राइव कर रही है। तो यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स वो कौन कौन से हैं, चलो मैं आप लोगों को एक बार इसको भी दिखा देता हूँ। तो वो 8 कोर सेक्टर ये आपको देखने को मिलेंगे। पहला कोल सेक्टर, देन उसके बाद क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन रिफाइनरी, देन स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम लोग ग्रोथ को देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्च के महीने के अंदर इन सेक्टर्स की, सारे सेक्टर्स का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिप हुआ है, वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। तो इन सेक्टर्स के बारे में ध्यान रखना। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसकी एक ट्रिक बना लो। ट्रिक हो सकती है, क्या हो सकती है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे बाकी सारे लोग भी पढ़ें, उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसी के नीचे दिया गया है। आज के टाइम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, चाहे वो हिंदी अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, सभी अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपने खबर पढ़ ली है कि भाई जो पावर क्राइसिस हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आने वाले टाइम पर बिजली की और ज़्यादा कटौती हो सकती है, ठीक है। पावर क्राइसिस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं हम लोग उसको समझेंगे। प्लस यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। देखो आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया जो पैसेंजर ट्रेन से उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब पैसेंजर ट्रेन, कुछ ट्रेन से लगभग 42 ट्रेन से इनको कैंसिल किया गया। अब कैंसिल क्यों किया गया, ताकि हम लोग को थोड़ा सा फास्ट डिलीवरी कर पाएँ कोयले की, क्योंकि अभी मेन सिचुएशन ये है कि जो बिजली हम लोग बनाते हैं, जो पावर हम लोग जनरेट करते हैं वो कोयले को जलाकर कर रहे हैं, कोल को जलाकर कर रहे हैं। अब प्रॉपर अगर पावर प्लांट्स के पास में वो कोयला नहीं पहुंचेगा, कोल नहीं पहुंचेगा, तो वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट नहीं हो पाएगी। तो मेंशन ये किया गया, कुछ पैसेंजर्स ट्रेन को कैंसिल किया गया है ताकि हम लोग अपने कोयले की फास्ट डिलीवरी कर सकें। प्लस कौन कौन से रीजन से कोयला निकाला जा रहा है, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ यहाँ पे झारखंड, ये यहाँ पे कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन इन्हीं रीजन्स में आपको देखने को मिलता है। तो यहीं से कोयले को निकाल कर जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहाँ पर हम लोग पहुँचा रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे फोकस ये है कि हम लोग देखो जो ये पैसेंजर ट्रेन चलेंगी तो उससे जो रूट है वो काफ़ी बिजी हो जाएगा। तो हम फोकस कर रहे हैं कि बेसिकली जो जगह है वो थोड़ी सी खाली रहे और हम लोग प्रॉपरली इन सभी कोयले को पहुंचा सकें, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक पिक्चर वगैरह दी गई है कोल ट्रेन की, जो कि नागपुर के स्टेशन पर खड़ी है। क्लियर हुआ। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगेन यहाँ पे आप लोग आगे देख पाओगे काफ़ी सारा डेटा दे रखा है, ठीक है, कि कितना कितना कोयला किधर किधर की साइड से जाएगा, कहाँ कहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि हम अगेन हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं, हम लोग इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब इस आर्टिकल का अगर प्रॉपर एनालिसिस करना है, तो अगर हम लोग इसको 360 डिग्री में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है, आखिरकार इंडिया के अंदर ये पावर क्राइसिस हो क्यों रहा है, ठीक है, इसको समझते हैं।
अब देखो, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। लगातार गर्मी बढ़ रही है। इनफैक्ट आपने आज का थंबनेल देखा होगा, गर्मी इतनी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, खासकर बहुत सारे रीजन के अंदर। आप नदर्न रीजन में देखोगे इंडिया के, तो बहुत ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट अभी तक 4 हीट वेव आ चुकी हैं। और हीट वेव को लेकर आज एक द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल भी आया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से हीट वेव क्या होता है, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करो, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, मतलब मार्च के महीने में यह हाल हो चुका है, सॉरी अप्रैल के महीने के अंदर काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। होता क्या है, ये जो हीट वेव्स वगैरह हैं वो मई के महीने में आती हैं, ठीक है। मई जून के आसपास थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। मई के अंदर हम देख पाते हैं रेन वगैरह का पूरा एब्सेंस हो जाता है। बट अभी ये सिचुएशन अभी से ही देखने को मिल रही है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि जो पावर की डिमांड है वो भी बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी बढ़ेगी तो हम लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है। जो भी यहाँ पे हमारे एसी कूलर जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो उसकी डिमांड थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जब डिमांड बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, तो पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो पावर सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ चुकी है, उधर से सप्लाई प्रॉपरली आ नहीं पा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर एक कारण देखने को मिलेगा जिसकी वजह से पावर क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सप्लाई क्यों नहीं बढ़ पा रही है। तो सप्लाई ना बढ़ने के पीछे भी काफ़ी सारे कारण हैं, उसको चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग देख पाओगे, आज के टाइम पर बहुत सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर पावर आउटेज फेसिंग शुरू हो चुकी है। मतलब कि लाइट वगैरह यहाँ पे बार बार जा रही है, ठीक है। क्योंकि अब लाइट वगैरह जा रही है क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे बड़ी बात यही कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको स्टोर हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ। अब होता क्या है, जो कोल स्टॉक है हमारी पावर जनरेशन कंपनीज़ के पास में, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है उनको हम लोग बोल रहे हैं पावर जनरेशन कंपनीज़ या फिर जेनकोस। अब इनके पास में जो कोयले का भंडार रखा है, कोयले का जो स्टॉक है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि कितना कम हो चुका है। देखो, अब यहाँ पर एक बेसिक सी बात है, ध्यान रखना। जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, तो इन पावर प्लांट्स के पास में लगभग 26 दिन का कोल स्टॉक होना चाहिए। कोल स्टॉक का मतलब यह है कि मान लो आज के टाइम पर लगातार वहाँ से कोयला आ रहा है, कहीं से आ रहा है पावर प्लांट्स के पास में। अब आज ही किसी कारण की वजह से वो कोयला आना बंद हो गया, तो 26 दिन का कोयला उस पावर प्लांट्स के पास में रखा हुआ होना चाहिए। वो उस कोयले का यूज़ करके 26 दिन तक तो अपना गुजारा चला सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर यही जो कोल स्टॉक है ये भी लगातार कम होता हुआ जा रहा है। सप्लाई आज के टाइम पर काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारे पास डेटा निकल कर आता है, एक ऑफिशियल डेटा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास 173 पावर प्लांट्स हैं, इन 173 में से 97 पावर प्लांट्स के अंदर कोल स्टॉक की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पे मेंशन किया गया, इन 173 पावर प्लांट्स में से हमारे पास जो 155 हैं वो नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि कोल माइन से यानी कोयले की खदान से काफ़ी दूर होते हैं। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक कोल पावर प्लांट होता है, सॉरी एक पावर प्लांट होता है जो कि पिट हेड होता है, पिट हेड, और एक होता है नॉन पिट हेड। पिट हेड मतलब कि जो कि कोयले की खदान के बिल्कुल पास में ही है ना। और जो नॉन पिट हेड वाला होता है जो कि कोयले की खदान से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ पे कोयले को पहुँचाना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई जो आज के टाइम पर 155 नॉन पिट हेड पावर प्लांट से यहाँ पर सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है। उसके साथ यहाँ बताया जो इनका नॉर्मल सिनेरियो है, मतलब नॉर्मल जितना कोयला हुआ करता था उससे काफ़ी कम है, ठीक है, उससे काफ़ी कम हो चुका है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास 18 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कोल माइन के बिल्कुल पास में, कोयले की खदान के पास में है। यहाँ पर भी नॉर्मल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है काफ़ी कोयला कम हो चुका है, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब क्वेश्चन यह है, क्या कोयले की कमी की वजह से ही ये पावर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं या इसके अलावा और भी कोई कारण है। देखो, पहला कारण तो यही है कि हाँ भाई कोयले की कमी की वजह से हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि लैक ऑफ रेलवे ट्रैक्स, मतलब कि यहाँ पर जो रेलवे जो हमारी गाड़ी है, खासकर मालगाड़ी, उसके डब्बों की काफ़ी हद तक कमी है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। उसके बाद इसमें तीसरी प्रॉब्लम भी है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको एक बात ध्यान से सुननी होगी। ये देखो,
क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। अब जनरेट कौन कर रही है, जेनकोस, मतलब कि जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, इस बिजली को देती हैं स्टेट के डिस्कॉम्स को। डिस्कॉम्स मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, इन जनरेशन कंपनीज से इस बिजली को खरीदती है और फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये आपके घर तक बिजली को पहुँचाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बिजली घर तक पहुँची। बट हुआ क्या है, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय का जो पेमेंट है वो अभी भी ड्यू है। मतलब स्टेट्स ने लंबे समय का भी पेमेंट यहाँ पर इन जनरेशन कंपनीज़ को नहीं दिया है। काफ़ी सारा पेमेंट पेंडिंग है और लगातार पेमेंट डिले हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से भी यहाँ पर फंडिंग की कमी की वजह से भी यहाँ पर जो ये जनरेशन कंपनीज़ हैं ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट या पावर को जनरेट नहीं कर पा रही हैं। ये आपको एक और रीज़न देखने को मिल जाएगा। एक और रीज़न उसके बाद यहाँ पे मिलता यह है, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में ही हमने ये देखा इकॉनमी काफ़ी डाउन हुई और स्टेट्स के पास में प्रॉपर फाइनेंसेस आए नहीं, प्रॉपर पैसा यहाँ पर उनके पास आ नहीं पाया, जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं वो अपने ड्यूज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को पैसा देना था वो पैसा आज के टाइम पर वो प्रॉपरली दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जनरेशन कंपनीज़ वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो डिस्कॉम कंपनीज़ मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं पावर का, और जनरेशन कंपनीज़, ठीक है, जो कि जनरेट कर रही हैं। तो डिस्कॉम क्या करता है, उन जेनको से खरीदता है बिजली को और उसके बाद यहाँ पे आपके पास तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर हुआ। बाकी ये हमें रीजंस क्लियर हो गए कि भाई क्या क्या रीजंस थे। उसका क्वेश्चन यह है कि भाई कोयले का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पावर प्लांट्स के अंदर किस किस चीज़ की कमी आ रही है, जिसकी वजह से बिजली का जो भी यहाँ पे क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कोयले का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, कोयले के शॉर्टेज के पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कोयले का जो प्रोडक्शन है वो एक टाइम पे बहुत किया था, लगभग 2015-16 के आसपास बहुत किया। उसके बाद से इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं है कोयले के प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो गया है। उसी की वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर भी ये प्रॉपर हम लोगों को सप्लाई कोयले की नहीं देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद और क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे वही सेम बातें हैं जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट वगैरह डिले है ना, वही पेमेंट डिले के हिसाब से ही ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। देन उसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार है आज के टाइम पर काफ़ी फोकस कर रही है। केंद्र सरकार का कहना यह है कि हम लोग काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग इन पावर क्राइसिस को थोड़ा सा टैकल कर पाएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यूपीएससी ने इसी चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन पूछा था। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको स्टेटमेंट दिए गए, ये 3 स्टेटमेंट हैं और पूछा गया इन तीनों स्टेटमेंट में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है जो ये कोल सेक्टर है इसको नेशनलाइज किया गया था हमारी भारत सरकार के थ्रू अंडर द इंदिरा गांधी। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोलता है आज के टाइम पर जो ये कोल ब्लॉक्स हैं इनको अलोकेट किया जाता है एक लॉटरी के बेसिस के ऊपर। ऑप्शन सी बोलता है, स्टेटमेंट सी बोलता है कि अभी तक क्या हो रहा था, इंडिया जो है कोयले को इंपोर्ट कर रहा था, बट अब के टाइम पर करेंट टाइम पे भारत सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। अब हम लोग खुद कोल का प्रोडक्शन करते हैं, अब हम लोग इंपोर्ट नहीं करते। तो इसमें से यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भारत आज के टाइम पर इंपोर्ट नहीं कर रहा है कोयला। तो ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा गलत लग रहा है, थोड़ा सा क्या पूरा गलत लग रहा है। अभी हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं कि हम लोग काफ़ी सारा कोयला इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी सारे कंट्री से कवर करते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है ना। अब तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है तो अब पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन के अंदर क्या बोला गया, ऑप्शन में बोला गया 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद बी के अंदर बोला गया 2 and 3 ओनली, सी के अंदर 3 ओनली और डी के अंदर 1, 2 and 3। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो यहाँ पे इस ऑप्शंस के अंदर में 3 ऑप्शन है जहाँ पर 3, 3, 3 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। जो हमारा 1 वाला है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज़ कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। क्लियर हुआ। तो ये कोल सेक्टर को लेकर आपने सारी बातें कवर कर ली। देखो आर्टिकल को पढ़ना और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, आर्टिकल को आप सिर्फ ऊपर से पढ़ लोगे और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड नहीं कवर करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग पढ़ते हो, उसके बाद आपको रिसर्च करनी पड़ती है, फिर यहाँ पर ढूंढते हो चीज़ों को, उसके बाद अपने पास लिखते हो, लेकिन वो सारी चीज़ आपको कंपाइल करके यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। ओके तो इसीलिए इसी बात पर वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, जो हमारा टारगेट रहता है उसको आज भी अचीव करवाना है। ओके आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बात की गई है हीट वेव्स के बारे में। देखो आज के टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब कि इतनी गर्मी 2022 के अंदर पड़ रही है, इतनी गर्मी पहले मतलब कभी नहीं पड़ी।
क्योंकि बात यह है ना कि अप्रैल के मंथ के अंदर ही यहाँ पर हीट वेव स्टार्ट हो चुके हैं, और अप्रैल के मंथ के अंदर हीट वेव्स आते नहीं हैं जनरली, वैसे मई के महीने में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में, आखिरकार ये हीट वेव होता क्या है ये समझाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हीट वेव को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है हीट वेव को समझने का। आपको लग रहा होगा नाम से कि भाई गर्म हवा चल रही है ना, गर्मी लगातार बढ़ रही है, वो हीट वेव से कनेक्टेड है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हीट वेव को हम लोग बोलते हैं कि एक एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, ठीक है, एबनॉर्मली एक टेम्परेचर की बढ़ोतरी देखना, उसी को हम लोग हीट वेव बोलते हैं। अभी जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता है ये नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ का भारत का मौसम विभाग है, वो यहाँ पर बताता है कि हीट वेव क्या है। उन्होंने एक डेफिनेशन बताई है, इससे अच्छी डेफिनेशन आपको नहीं मिलने वाली। डेफिनेशन यहाँ पर क्या बताई है कि देखो, अगर हम लोग हीट वेव को देखते हैं तो सिंपल सी एक चीज़ आपको ये देखने को मिल जाती है कि मान लो एक जगह है जहाँ पे जो टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री का पहुँच रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्लेन एरियाज़ के अंदर, जो प्लेन एरिया होते हैं दिल्ली वगैरह का एरिया, जैसे प्लेन एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँच रहा है, ठीक है। प्लस जो हिली रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री के आसपास देखने को मिल जाता है। अब ये ध्यान से सुनना, अगर ये जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री है प्लेन एरिया में, और इस 40 डिग्री के ऊपर ये नॉर्मल टेम्परेचर है, और अगर इस 40 डिग्री के भी ऊपर गर्मी पड़ रही है, लगभग इस 40 डिग्री से 5 या 6 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसके ऊपर, ये नॉर्मल हो गया, 40 डिग्री नॉर्मल हो गया, और 40 डिग्री के बाहर 5 या 6 और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि 45 या 46 पहुंच रहा है, तो वो यहाँ पर हीट वेव वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्लेन एरियाज़ के अंदर 40 डिग्री रखा गया, अब इससे भी ऊपर 5 या डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हमारा हीट वेव कहलाता है। इसी प्रकार से हिली रीजन के अंदर, तो हिली रीजन के अंदर 30 डिग्री के आसपास सेल्सियस है, अब 30 डिग्री से या 35 हो जाता है, 36 हो जाता है, तो वो हीट वेव कहलाता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हीट वेव वाली कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हीट वेव के बाद आता है एक सीवर हीट वेव कंडीशन, जो कि 6.4 को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। 6.4 का मतलब जो है, जैसे कि अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री की बात कर रहे हैं, मान लो कहीं पर 47 डिग्री पड़ने लगा, तो वो यहाँ पर सीवर कंडीशन हो जाती है, बहुत खतरनाक कंडीशन हीट वेव की, और उसके काफ़ी नुकसान भी होने लगते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो जो हीट वेव्स होते हैं वो कॉमन होते हैं समर मंथ के अंदर में, जो अप्रैल जून होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग वगैरह होती है। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग होती है वो मई के महीने से होती है, मई के महीने में पीक पर पहुंचता है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने अभी तक 4 हीट वेव देख लिए हैं, और हीट वेव सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं ये भी आपको पता होगा। देखो, जो सेंट्रल हीट वेव जोन है वो हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी एरियाज़ में ज़्यादातर हीट वेव्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एक दिक्कत यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाती है, मैंने आपको जैसा बताया कि अभी तक हम लोगों ने देखा 4 हीट वेव्स को, और वो जो 4 हीट वेव्स हैं वो अलग अलग तारीख से अलग अलग तारीख तक देखने को मिले हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो ये हीट वेव है वो 4 से 10 दिन तक चलता है, क्योंकि मतलब 4 से 10 दिन तक इतना टेम्परेचर बढ़ता हुआ चलता है, फिर बाद में थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो 4 हीट वेव हैं, इसके अंदर सबसे पहला हीट वेव हम लोगों ने देखा था 11 मार्च से 19 मार्च तक पड़ा था, ठीक है। 11 मार्च से 19 मार्च तक पहला हीट वेव आया, मार्च के महीने में शुरुआत हो गई। और ये हीट वेव कहाँ पे आया था? गुजरात के अंदर, कच्छ, सौराष्ट्र, फिर उसके बाद दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सभी रीजन के अंदर। फिर उसके बाद जो दूसरा हीट वेव देखने को मिला वो 27 मार्च को स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा हीट वेव देखने को मिला, जो कि उसके बाद यहाँ पे मार्च के महीने में स्टार्ट हो चुका था, कुछ दिन बाद में ही। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो चौथा हीट वेव था वो लगभग 24 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुआ। तो ये हीट वेव यहाँ पर ऐसे ही चलते रहे, और इसी के बाद यहाँ पर हमने देखा रेगुलर बेसिस पर लगातार ये 4 हीट वेव क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से लगातार गर्मी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें मेंशन की गई हैं। मेंशन ये है, मैं आपको अलग से ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हीट वेव का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या इसके नुकसान है, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अपनी AR6 के सेकंड रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से एक एक्सट्रीम हीट पड़ती है तो इसकी वजह से मानव की जान भी जाती है, ह्यूमन डेथ वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। प्लस अगर गर्मी बढ़ती है तो इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ भी इंक्रीज़ होती हैं, एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज़ हो गया,
प्लस उसके बाद यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं और इनफैक्ट यहाँ पर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है। दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर फसलों को काफ़ी बड़ा डैमेज देखने को मिलता है हीट वेव की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ फसलों का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी फसल डैमेज हो जाएंगी तो फसल डैमेज हो जाएंगी तो प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन से चीज़ें क्रिएट होंगी। तो ये यहाँ पर मतलब सिनेरियो क्रिएट होता है। और इनफैक्ट यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर यहाँ पे फूड की कमी हो जाएगी कंट्री के अंदर में, तो इससे माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन बढ़ जाएगी। और पहले से ही हमारे कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषण है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो क्रिएट होता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक अगला इम्पैक्ट आता है लो प्रोडक्टिविटी लॉस का, यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस का। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जैसे जैसे ये ज़्यादातर हीट वेव पड़ती है तो यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है जो हमारे फार्मर्स हैं उनके काम करने के लिए। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, ये हम लोग देख पाते हैं। और इसी चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन वगैरह है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ये तो इम्पैक्ट हुए। उसके बाद एक लास्ट इम्पैक्ट भी हो, सबसे खतरनाक इम्पैक्ट है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती हुई नज़र आती है, इस बढ़ती हुई गर्मी से हम लोग देख पाते हैं जंगलों के अंदर आग लग जाती है, वाइल्ड फायर हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारी जगह पर सूखा बढ़ जाता है। तो ये सिनेरियो भी यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हीट वेव क्या है, इसके इम्पैक्ट यहाँ पर क्या पड़ते हैं और आज के टाइम पर हीट वेव कैसे देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर अभी मई के महीने में तो और ज़्यादा हालात जो हैं वो काफ़ी बुरे होने वाले हैं, गर्मी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ में। लिखो एक चीज़ और, हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, ये जो गर्मी लगातार इंक्रीज़ हो रही है इसके पीछे का एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई हमें पोल्यूशन कम करना होगा। और आप और हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग प्लांट्स को लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं ट्रीज़ का, जो कि डेफिनेटली हम लोग को आगे बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग भी ये ज़रूर करना, ठीक है। तो कर सकते हो, एनवायरनमेंट को यहाँ पर एक बेनिफिट पहुँचेगा, हम लोग को एक बेनिफिट पहुँचेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इसका कोई ऐसा दूसरा सोल्यूशन नहीं है, बस खाली सोल्यूशन ये है कि हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पोल्यूशन को कम करना होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज के टाइम पर एनवायरमेंटल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट हमें इस प्रकार से हमारे क्लाइमेट के अंदर और इस प्रकार से यहाँ पर नेचर के अंदर देखने को मिल रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट। नव आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को मेंस का क्वेश्चन यहीं पर दे देता हूँ। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, डेली बेसिस पर आपको एक मेंस क्वेश्चन मिलता है। आज एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है और इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोग आराम से यहाँ पर इसको कर पाओगे। क्वेश्चन यह है, स्पेस डेब्रिस के ऊपर, यानी जो हमारे स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो ये कूड़ा करकट हो जाता है, मतलब कि हमने सैटेलाइट भेजी कोई, अब वो सैटेलाइट कुछ टाइम तक वर्क करती है, उसके बाद यहाँ पर वो वर्क करना बंद कर देती है ना। तो वो क्या है, वो स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए कूड़ा बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रॉकेट गया, रॉकेट ने सैटेलाइट को लॉन्च किया, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, वो भी कूड़ा बन गया। तो स्पेस डेब्रिस काफ़ी ज़्यादा है और स्पेस डेब्रिस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी दुनिया के लिए। और इसी प्रॉब्लम को बताते हुए आपको बताना है कि भाई यहाँ पर इस स्पेस डेब्रिस को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हमारा हो सकता है और क्या क्या दिक्कतें स्पेस डेब्रिस से आती हुई नज़र आएंगी। तो पहले आप लोग स्पेस डेब्रिस बता सकते हो, क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या इसका सोल्यूशन आज के टाइम पर भारत किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है पूरा का पूरा स्पेस डेब्रिस, तो डैट इज़ वाई यहाँ पर आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर पाने वाले हो। अब करना क्या है, इस पूरे आंसर को लिखकर कहाँ पे पोस्ट करना है, चलो मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा बता देता हूँ ना। जैसे आप लोगों ने आंसर लिख लिया, आप टेलीग्राम पर जाना, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना अगेन दीपक यादव एजुकेशन। उसके बाद आप लोगों के सामने एक मेंस आंसर राइटिंग का चैनल मिलेगा। ठीक है, वैसे तो आपको ये 3 चैनल देखने को मिलते हैं, आप इन तीनों को ही जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी और ये एजुकेशन वाला दोनों लिंक है, ठीक है, दोनों यहाँ पर एक ही है, दोनों पर आपको एक ही कंटेंट मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग वाला है। तो यहाँ पर जो मेंस आंसर राइटिंग वाला है, जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे, जैसे ये कल का क्वेश्चन है 29 अप्रैल का, तो एक क्वेश्चन लिख दिया गया और इसी क्वेश्चन के नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कमेंट लिखा हुआ है। इसी कमेंट पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, ये आपको एक दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। वहाँ पे आप लोग आराम से अपने पिक्चर्स वगैरह को सेंड कर सकते हो। ठीक है, अपने पिक्चर नहीं, फिर से अपने पिक्चर नहीं, जो यहाँ पे आपने लिखा है ना, वो उस आंसर का पिक्चर यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डेली बेसिस पर आंसर लिखते हैं और डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलता है। जैसे यहाँ पर उससे पहले 28 अप्रैल का ये है, फिर उससे पहले यहाँ पर 27 अप्रैल का ये है। तो डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग हो रही है, तो जाकर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। देन उसी के बाद
इसी आर्टिकल के ऊपर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है जो डेट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं कश्मीर के अंदर। डेट्स मतलब जो खजूर हैं उनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट्स यानी जिसको हम लोग स्वीट ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं, तो रमज़ान के टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये फूड माना जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर मुस्लिम्स जो अपना फास्ट है उसको खोलते हैं, उसको ब्रेक करते हैं इसी खजूर से, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। देन उसके बाद मेंशन किया गया, और आज के टाइम पर ये जो प्राइस है लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। श्रीनगर के अंदर यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बातें बताई हैं द हिंदू को कि भाई क्यों यहाँ पे ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो ज़्यादातर ये डेट है या ज़्यादातर जो ये खजूर हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। और आज के टाइम पर ये जो डेट है ये बहुत महंगा हो चुका है, लगभग 50 से 100% तक यहाँ पर दाम बढ़ चुके हैं 5 या 10 किलो के डब्बों के ऊपर। तो ऐसा मेंशन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया जो व्यापारी हैं आज के टाइम पर खासकर ये ब्लेम ये करते हैं कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और साथ ही साथ जो LOC वाला रीजन आपको देखने को मिल जाता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला, यहाँ से व्यापार पूरा बंद है, यहाँ से कोई भी व्यापार नहीं हो रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इनको जो खजूर है वो लेकर आना पड़ा डायरेक्टली महाराष्ट्र से, मुंबई पोर्ट से। अब मुंबई पोर्ट से इसको लेकर जा रहे हैं ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा लग रहा है। इनफैक्ट आप लोग खुद इमेजिन करो, मुंबई से ऊपर आप कह सकते हो कि कश्मीर तक ले जाने में लगभग 2000 किलोमीटर तक का इनको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। और पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर डायरेक्टली क्या हुआ, उरी से यानी जो LOC है वहाँ से एकदम से लेकर आ गए कश्मीर तक। तो मतलब 100 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था। तो कहाँ 100 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस और कहाँ 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इसकी वजह से जो चार्जेस है ना वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसी वजह से बोला गया जो ये बॉक्स है, जो पहले बॉक्स बिकता था 500-600 रुपये का, वो यहाँ पे 1200 का बॉक्स बिका है इस रमज़ान के टाइम पर। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो इन्फ्लेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें नेशनल एवरेज पर जो इन्फ्लेशन है वो 6.95% का है, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये 7.59% का देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का एक कारण आपको रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट भी देखने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट की वजह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देख पाओगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो दाम है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया। तो सबसे बड़ा रीज़न तो बस खाली यही है कि जो LOC वाला रास्ता है, हमारा LOC वाला जो रूट है वो आज के टाइम पर बंद है, उससे कोई व्यापार हो नहीं रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो ये डेट्स हैं उनके दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं BS राजू, ठीक है, ये एक नए वाइस चीफ हैं हमारे आर्मी स्टाफ के। तो एक नए वाइस चीफ के तौर पर ये देखने को मिलेंगे। तो इनको अपॉइंट कर लिया गया है एक अगले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये बेसिकली काम करेंगे 1 मई 2022 से। तो वनडे एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रख सकते हो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन अगला आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से पहले हमने इसको पिछले साल अक्टूबर के महीने में कवर किया था। पिछले साल अक्टूबर में ये आर्टिकल चर्चा में था, आज ये फिर चर्चा में आ चुका है। आपको पता होगा पिछले साल अक्टूबर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, और वो कदम ये था कि हमारे पास लगभग 41 फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी। उन फैक्ट्रीज़ को हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नाम से बोला करते थे, आपको याद होगा। तो उन सबको आपस में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारे पास उसको मर्ज करके हमने 7 डिफेंस फर्म्स को बना दिया था, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान होगा फैक्ट्रीज़ को मर्ज कर दिया था हमने। और हुआ क्या कि ये जो 7 डिफेंस फर्म्स है जो कि यहाँ पर हमारे हथियार वगैरह का प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, जो हमारे लड़ाइयों के अंदर व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है उन व्हीकल्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो इन 7 डिफेंस फर्म में से जो 6 डिफेंस फर्म है इनमें हुआ है काफ़ी सारा प्रॉफिट। एक प्रॉफिट देखने को मिला है, ये मेंशन किया गया। जो इनका इनिशियल स्टेज है अक्टूबर 1 से लेकर 31 मार्च तक, तो ये जो 6 महीने हैं, शुरुआती वाले 6 महीने, यहाँ पे इन्होंने खूब सारा पैसा कमाया है। इनफैक्ट इनका टर्नओवर लगभग 8400 करोड़ रुपीस का यहाँ पर देखने को मिला है। ये अपने आप में एक बिगेस्ट अचीवमेंट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इन्होंने मेंशन किया कि ये जो आपको 7 इंडस्ट्रीज़ या फिर ये जो 7 डिफेंस फर्म्स देखने को मिलती हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, अवानी, MIL, AWE, ठीक है। ये फर्म्स के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बताया गया इनमें से सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी फर्म ने कमाया है, तो यहाँ पर MIL वाली आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, तो इन्होंने यहाँ पर 600 करोड़ रुपये कमाए।
उसके बाद और भी फर्म्स ने यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे कमाए, वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, कितने कितने फर्म ने कितना कितना पैसा कमाया ये आपसे कहीं से कहीं तक नहीं पूछा जाएगा। तो बस खाली ओवरऑल आप देख सकते हो कि हाँ, जो स्टेप उठाया गया था वो काफ़ी अच्छा स्टेप था, जिसके बेसिस पर आज के टाइम पर ये जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर आया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ बैकग्राउंड ही नहीं पता है। बैकग्राउंड नहीं पता है तो ये पढ़ के क्या करेंगे, इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ आखिरकार ये है क्या, है ना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, हर एक आर्टिकल को 360 डिग्री में कवर करने की कोशिश करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाए। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। हमने देखा था कि अक्टूबर के मंथ में यूनियन कैबिनेट ने इस प्लान को अप्रूवल दिया था कि जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज़ किया जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे प्राइवेट के थ्रू काम करेगा। हालांकि सारी चीज़ें प्राइवेटाइज़ नहीं की जाएंगी, लेकिन प्राइवेट के थ्रू यहाँ पर काफ़ी सारा काम चलने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास 41 फैक्ट्री हुआ करती थी। इन सारी 41 फैक्ट्रीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया और डिसॉल्व करके 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बनाया गया, 7 डिफेंस फर्म्स को बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो पूरी की तरह से 7 डिफेंस फर्म बन गई है, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है 100%, लेकिन जो काम है वो थोड़ा सा प्राइवेट की तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। नाउ ये जो यहाँ पे कंपनीज बनाई गई या फिर जो डिफेंस फर्म्स बनाई गई, इनका मेजर काम क्या है, जो हथियार हैं हमारे, लड़ाइयों में हथियार का इस्तेमाल होता है, कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है, तो उनके प्रोडक्शन का ये काम करता है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये काम हुआ था, जितने भी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉयज़ वगैरह थे उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो ज़्यादा बेसिक सी बात है। क्वेश्चन ये है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है क्या। देखो ये एक अम्ब्रेला बॉडी है। अम्ब्रेला बॉडी मतलब एक बड़ी बॉडी है जिसके नीचे और भी बहुत सारी बॉडी आती हैं। तो एक अम्ब्रेला बॉडी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और भारत की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सेटअप किया गया था 1712 में। तो बहुत लंबे समय पहले भारत की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बनाया गया था। एक डच कंपनी थी, ठीक है, तो उसने एक ऐसा गन पाउडर फैक्ट्री को बनाया था वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलती है जिनको अभी मर्ज करके 7 डिफेंस फर्म्स को बना दिया गया था पिछले साल। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में आप लोग को देखने को मिल जाता है। इनका मेजर काम क्या है, इनका मेजर काम है जो हमारे बॉम्ब्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, यानी कि जो हथियार होते हैं, मिलिट्री व्हीकल हो गए, मिसाइल सिस्टम हो गया, आर्मर्ड व्हीकल, ऑप्टिकल डिवाइसेस, पैराशूट, उसके बाद यहाँ पर जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे आर्मी के, उसके बाद जनरल स्टोर आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं ये फर्म्स। ध्यान रखना है इसके बारे में। इसी को हमने कॉर्पोरेटाइज़ किया गया यहाँ पे, मतलब कॉर्पोरेटाइज़ कर दिया कि मतलब जो प्राइवेट की तरह काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेंगी। क्लियर हुआ। अब कॉर्पोरेटाइज़ करने के पीछे कारण ये था कि प्रॉपर यहाँ पे कोई प्रॉफिट वगैरह हो नहीं रहा था। पहले यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रही था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि चीज़ें बदल दी गई और उसके बाद यहाँ पे बदलने के बाद प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा दिया गया है। पहले इतना प्रोडक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा डिले चलता था, इसकी वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बट अब चीज़ें बदलने के बाद यहाँ पर देखा गया है कि हाँ बिल्कुल चीज़ों के अंदर एक बदलाव आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना 41 फैक्ट्रीज़ को 7 डिफेंस फर्म्स में कन्वर्ट किया गया था और वही जो 7 डिफेंस फर्म्स हैं वो 7 डिफेंस फर्म्स का ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यही लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे हैं और अभी इन 6 महीनों के अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे कमाया है, काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। ओके, उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। इसी के ऊपर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के साइड से एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो यूरोप के टॉप ह्यूमन राइट ऑफिशियल आपको ये देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी कंसर्न्स उठाए हैं इंडिया को लेकर, खासकर ह्यूमन राइट्स को लेकर। ठीक है, वही बात जैसे हम पहले काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मीटिंग करी है न्यू दिल्ली के अंदर में, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके साथ में बातचीत करी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्टर हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, इनके साथ में डिस्कशन किया। और डिस्कशन करते करते यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भारत के अंदर एनजीओज़ को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है आज के टाइम पर, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के रीजन अगर हम लोग बात करें तो इस रीजन के अंदर काफ़ी सारा वायलेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ें ये यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ये उठाते हैं इस मुद्दे को। बोलते हैं कि एनजीओज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी फंडिंग को रोका जा रहा है, इनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे एनजीओज़ के जो लाइसेंस है उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है। एनजीओज़ वर्क किस पे करते हैं, एनजीओज़ वर्क करते हैं फॉरेन फंडिंग के ऊपर। ठीक है, विदेशी पैसा जो आ रहा है, अब वो विदेशी पैसा आने में काफ़ी सारी रोक लगाई जा रही है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये और भी मुद्दा उठाते हैं, ठीक है, कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट कंसर्न बहुत सारा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बड़े बड़े मुद्दे इनके थ्रू उठाए गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इन्होंने एक तरीके से पिछले साल के मुद्दे भी उठा दिए हैं कि भाई इन लोगों के ऊपर आप लोग काफ़ी रोक टोक लगा रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर जो फ्रीडम है लोगों का वो यहाँ पर काफ़ी हद तक रोका जा रहा है।
ये इनके थ्रू बोला गया। तो इस चीज़ के रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो हमारे नकवी साहब हैं, यानी कि जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इन्होंने यहाँ पर बढ़िया जवाब भी दिया है कि देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन नहीं हुआ है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि 2014 से इंडिया के अंदर कोई भी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन आपको नहीं देख, कोई भी कम्युनल राइट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल का कहना यह है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस चीज़ों को लेकर, रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी काफ़ी दंगे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नकवी साहब ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 2014 के बाद से अभी तक कोई भी ऐसा कम्युनल राइट नहीं देखने को मिला है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। तो मतलब इस आर्टिकल में यार कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जामिनेशन से रिलेट कर पाएँ, बस खाली एक बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको मैं आपको रिसेंटली तैयार करवा चुका हूँ। आपको याद होगा NHRC के ऊपर मैंने मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों से लिखवाया था। ठीक है, NHRC जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका मेजर काम है जो हमारे लोग होते हैं उनके खासकर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है NHRC। ठीक है, बाकी कुछ और NHRC के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको रटा हुआ होगा, काफ़ी बार मैंने पढ़ा रखा है, चलो देखते हैं कितना याद है। जो NHRC है इंडिया का, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी आपको देखने को मिलती है, जिसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। जो हमारा एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 का, उसके बेसिस पर इस बॉडी को बनाया गया था। NHRC जो है अभी यहाँ पर काफ़ी चर्चा में भी आया था, आपको ध्यान होगा 2018 में चर्चा में आया था, क्योंकि 2018 में इसको 25 साल पूरे हो गए थे, इसकी सिल्वर जुबली यहाँ पर मनाई गई थी। अब NHRC का काम क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देना। ह्यूमन राइट क्या है? देखो मानव के अधिकार हैं बहुत सारी चीज़ों के लेकर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पर आज के टाइम पर गुलामी वगैरह देखने को मिलती है उससे बिल्कुल फ्री है। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, कोई हमें टॉर्चर नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये सारे राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो सब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं। तो इन ह्यूमन राइट्स का वोल्यूशन नहीं होना चाहिए। बाकी NHRC के बारे में पता ही है, NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 7 और मेंबर्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। इन 7 मेंबर में से 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, ध्यान रखना, ये इस पूरे बॉडी का जो चेयरपर्सन है, वो चेयरपर्सन कौन होता है? वो चेयरपर्सन होता है एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे एक रिटायर्ड CJI वो यहाँ पर चेयरपर्सन बनते हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं NHRC के अंदर, उनको हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन अपॉइंट करने के लिए भी 6 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, वो 6 मेंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन हो गए, उसके बाद यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर, ये कुछ लोग होते हैं जो कि सब इस कमेटी के अंदर होते हैं। वो कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन आता है कि यहाँ भाई इन लोगों को NHRC के अंदर मेंबर होना चाहिए। फिर यहाँ पर उन लोगों का रिकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास में, फिर लास्ट में हमारे जो PM है, सॉरी हमारे प्रेसिडेंट के पास में, फिर वो जो लास्ट में हमारे प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इस कमेटी के अंदर हमारे PM हो गए और लास्ट में ये सारा जो भी रिकमेंडेशन वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है और वो प्रेसिडेंट जो है लास्ट में NHRC के मेंबर को अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नाउ चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। अभी क्या हुआ, हमारी सरकार के थ्रू एक अप्रूवल दिया गया है 5 चिप मेकर्स को। ठीक है, अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग चिप मेकिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। हमारी जो केंद्र सरकार है, देखो इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 इकॉनमी से रिलेट कर पाओगे। हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया है कि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो काम किया जाएगा वो 5 चिप मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। अब ये जो चिप मेकिंग कंपनीज़ है, कौन सी चिप बनाने वाली हैं? ये बनाएंगी सेमीकंडक्टर चिप को। अभी सेमीकंडक्टर चिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर चिप हर जगह पर है। इनफैक्ट हर एक मोबाइल के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट होती है। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, उसके बाद यहाँ पर कोई भी सामान हुआ, हमारा बल्ब तक हुआ, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट होती है। हर जगह पर सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। और इंडिया के अंदर बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर, अगर सेमीकंडक्टर सेक्टर में आप देख पाओगे भारत तो काफ़ी पीछे है। हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर को लेकर काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। हम लोग दुनिया भर से इस सेमीकंडक्टर को परचेज़ करते हैं। तो अभी फोकस ये किया जा रहा है कि हम लोग लगातार काफ़ी सारी कंपनीज़ को एस्टेब्लिश करें। हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट जो है 1.53 लाख करोड़ का करने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सेमीकंडक्टर्स के मामले में अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बना पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर इसको बनना भी ज़रूरी ज़रूरी बन चुका है। इसलिए बन चुका है क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा कोविड-19 के टाइम पर सेमीकंडक्टर चिप की भारी भरकम कमी पड़ गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर लोगों ने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी, तो लगभग 3-3, 4-4 महीने में सर्विस से वापस से मिल रही थी उनको कार।
आपको याद होगा इसके ऊपर हमने आर्टिकल्स कवर करे थे। वो रीज़न ये था कि भाई सेमीकंडक्टर चिप जो है वो इंडिया के अंदर आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से व्यापार रुक चुका था। तो भारत फोकस कर रहा है कि हम लोग अब सेमीकंडक्टर चिप को लेकर कंपनीज़ को एस्टेब्लिश करें, और वो जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर इन चिप्स की डायरेक्टली प्रोडक्शन करें। अब देखो इस आर्टिकल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हाँ कंपनीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे। देखो आर्टिकल के अंदर क्या होता है ना, हमेशा आप ध्यान रखने की बात को, यहाँ पे हम लोग बात करें जैसे कि अभी हीट वेव के बारे में बस खाली बता दिया, हीट वेव बढ़ रहा है और ये सब कुछ है। हीट वेव क्या है ये नहीं बताया गया। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो हीट वेव से लेकर उसका जो बैकग्राउंड है वहाँ से, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब जैसे ये वाला आर्टिकल हो गया, इसके अंदर बता दिया भाई चिप मेकिंग कंपनीज़ हैं, हम सेमीकंडक्टर को लेकर कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस। अब पीछे आपको सेमीकंडक्टर नहीं पता होगा तो ये आर्टिकल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वहाँ से, कि वो सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको चलो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली यहाँ पर एक मटेरियल है जो जिसके अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप देख पाओगे सेमीकंडक्टर ना कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में आने वाला मटेरियल है। आप कहोगे ये क्या है, तो इसको समझते हैं। चलो एक पिक्चर मैंने लगा रखा है, एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो यह है। यहाँ पे समझो, एक होता है इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर, इंसुलेटर पढ़ रहा हूँ। कंडक्टर है होता है एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है, मान लो कॉपर वायर है, एल्युमिनियम है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कि कॉपर वायर हमने लिया, यहाँ से तार फैला दिया, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी अगर छोड़ोगे तो इस वाले कोने तक पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। तो मतलब कंडक्टर ऐसा यहाँ पे मटेरियल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से फ्लो होती है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मतलब जिसमें बिजली पूरी तरह से फ्लो होती हो वो हमारा कंडक्टर हुआ। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर बिजली बिल्कुल नहीं फ्लो होती। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ही नहीं। जैसे रबर हो गया, आप यहाँ पे कोई भी करंट वाला वायर है और उसके बाद यहाँ पर रबर के ग्लव्स और शूज़ पहनने के बाद में यहाँ पे आप छुओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही है ना। या पेपर हो गया, कागज़ हो गया, या कोई शीशा हो गया, ग्लास हो गया, तो इन चीज़ों के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास नहीं होती, कंडक्टिविटी इनकी बेकार है, तो मतलब ये इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इंसुलेटर और कंडक्टर क्या है समझ में आया। अब इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल मतलब अपने हिसाब से ज़्यादा देनी है, कम देनी है, अपने हिसाब से यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। और हर जगह पर आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर कैसे लिखना है, डेफिनेशन क्या है, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स जिसके अंदर कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में आने वाला सिस्टम है, मतलब कि नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेमीकंडक्टर बनता किससे है, देखो सेमीकंडक्टर एक प्योर एलिमेंट होता है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे यह है सिलिकॉन। ठीक है, ये ऐसा दिखता है रॉ फॉर्म में। अब इसको रिफाइन करने के बाद में यहाँ पर इसको हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर यूज़ करते हैं। सिलिकॉन के बारे में याद रखना, क्योंकि सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, सिंबल इसका SI आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन के अलावा और क्या है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है। तो एक 4 चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिनका हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये अलग अलग सेमीकंडक्टर डिवाइस देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर यहाँ पर 2 पैर लगे हुए हैं, डायोड है, जिसके अंदर 3 है, ये ट्रायोड है ना। तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। आगे बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और उसके बाद यहाँ पर इंसुलेटर, तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। कंडक्टर जिसमें करंट आराम से पास हो जाए, ठीक है, ईजिली यहाँ पर कंडक्ट हो जाए। इंसुलेटर के अंदर कोई करंट कंडक्ट नहीं होता, सेमीकंडक्टर के अंदर होता तो है लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। देन उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा, सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग उसमें करंट को कंट्रोल कर पाते हैं, कंडक्टिविटी को, प्लस यहाँ पर ये हम लोग को यूनि डायरेक्शनल करंट देता है, सिंगल साइड। मतलब कि आपने यहाँ से मान लो ये वायर है एक, यहाँ से करंट छोड़ोगे तो यहीं से ही जाएगा, ये वापस यहाँ से नहीं आएगा। लेकिन मान लो एक कॉपर वायर है, जब कॉपर वायर है इसमें आपने यहाँ पर करंट छोड़ा इधर से, तो इधर से भी जाएगा, या इधर से पास करोगे तो इधर से इधर भी आएगा, है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर एक यूनि डायरेक्शनल होता है, सिंगल साइड से करंट यहाँ पे पास होता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में कि अभी आपने बताया सेमीकंडक्टर का हम लोग हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं, टीवी हो गया, सब जगह पर, है ना, सभी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो सेमीकंडक्टर से पहले हमारे पास क्या था, तो सेमीकंडक्टर से पहले हमारे पास वैक्यूम हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारा जो सिस्टम है ये ज़्यादा चला नहीं, ये फेल मार गया। उसके बाद में सेमीकंडक्टर को डेवलप किया गया।
ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया, पहले आप देख पाओगे जो टीवी है वो डब्बे वाले आया करते थे, बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, बहुत हीट वहाँ पे निकला करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलईडीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का यूज़ किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में टॉप कंट्रीज़ कौन है? तो 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2020 में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर यहाँ पर ताइवान ने बनाया है। ताइवान की कंपनी है TSMC और साथ ही साथ UMC। तो ताइवान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ताइवान के बाद साउथ कोरिया की सैमसंग ने बनाया। देन उसके बाद यहाँ पे चाइना की साइड से भी थोड़ा सा देखने को मिला है। फिर उसके बाद कुछ और दूसरी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, बट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर ताइवान की साइड से देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? ये साल 2020 का डेटा है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। मेंशन किया गया है कि भाई आज के टाइम पर जो ऑयल है उसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए जो ऑयल डील है वो यहाँ पर की गई है। मेंशन किया जा रहा है कि जो इंडिया के रिफाइनर्स हैं वो निगोशिएट कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि भाई हम लोग 6 महीने की ऑयल डील करेंगे रशिया के साथ में। रशिया से मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है हम लोग ऑयल के वो परचेज़ करेंगे पर मंथ। ठीक है, इस प्रकार की डील करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट भी है और आज के टाइम पर क्राइसिस भी है, लगातार दाम बढ़ भी रहे हैं। रशिया हम लोग को थोड़ा सा डिस्काउंटेड बेसिस पर ये ऑयल दे रहा है, तो डिस्काउंट वाला थोड़ा सा हम लोगों को सही पड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो बेसिकली फोकस किया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को परचेज़ करें, रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर इंडिया एक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारा तेल इंपोर्ट किया है। इनफैक्ट मतलब दुनिया भर के सैंक्शन लग चुके हैं रशिया के ऊपर, उसके बावजूद भी हम लोग लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया की जो टॉप रिफाइनर कंपनीज है वो कौन कौन सी हैं आपको पता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब यहाँ पर रशिया के साथ में बात करें, रशिया की जो रोजनेफ्ट है उसके साथ में डील करने के ऊपर फोकस करें, निगोशिएट करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दाम में तेल को लेकर आ सकें। क्योंकि आज के टाइम पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तेल को लेकर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तेल को लेकर, तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। थोड़ा सा इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो इंडिया के ऊपर सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका। मतलब ऑयल के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो कंट्री का बिल भी तो फड़ के आएगा। मतलब यह है कि अब तेल के दाम बढ़ गए, हम लोग तेल पहले भी खरीद रहे थे, अब भी खरीद रहे हैं, अब रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है पहले से। तो क्या होगा, अब दाम बढ़ जाएंगे। तो पहले हम लोग कम पैसे दे रहे थे और अब क्या है, अब हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। हमारा जो बिल है इम्पोर्ट बिल वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे होंगे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट हमारा डूब जाएगा। एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहे, इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ही सारा पैसा हमारा जा रहा है। ठीक है, तो ये सिनेरियो देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है इन्फ्लेशन, यानी कि जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँच जाती है, और ऐसा हमने पहले भी देखा है और करंट टाइम पर भी हम लोग देख पा रहे हैं। तीसरा यहाँ पर फिस्कल हेल्थ, यानी कि अगर मान लो ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं तो यहाँ पर सरकार के ऊपर जोर पड़ता है। सरकार के ऊपर जोर इस चीज़ का पड़ता है कि सरकार को टैक्स काटना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स यहाँ पे बहुत सारा चार्ज किया जाता है। इनफैक्ट मान लो अगर 120 रुपये प्रति लीटर तेल है तो उसमें 60 रुपये जो है वो सरकार टैक्स ले रही है। तो अगर क्राइसिस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बवाल ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या करना होगा, मजबूरन सरकार को टैक्स काटना होगा। सरकार अगर टैक्स काटेगी तो सरकार के पास रेवेन्यू यानी कि सरकार की जो इनकम है वो जनरेट हो नहीं पाएगी, सरकार के पास पैसा आएगा नहीं। अब पैसा आएगा नहीं तो वो आपके लिए डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसा लगा नहीं पाएंगे, आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर वो पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो एक दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक रिकवरी की। इसके अंदर क्या है, लगातार अगर दाम बढ़ते हैं तेल के तो इंडिया को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। इससे हम लोग यहाँ पर एक, मैंने आपको बताया कि हाँ इंपोर्ट बिल काफ़ी आएगा, हम लोग को काफ़ी सारा पैसा देना होगा। व्यापार के अंदर एक कमी आ जाएगी। व्यापार के अंदर कमी का मतलब यह है हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे होंगे और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रिएट होता है सिचुएशन जब जब यहाँ पर ऑयल के दाम बढ़ते हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर, आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई की साइड से स्टेटमेंट है कि भाई जो इकोनॉमिक रिकवरी है हमारी उसको बहुत टाइम लग सकता है रिकवर होने में। इनफैक्ट जो इंडियन इकॉनमी है उसको अभी 10 साल लग सकते हैं। ये जो कोविड-19 की वजह से घाटा हुआ है, जो कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में, ऐसा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगेन यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो। तो जो भी हमने आर्टिकल कवर किए हैं ना,
सेमीकंडक्टर चिप को लेकर, रशियन ऑयल को लेकर, ये सब बिजनेस पेज पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी में सबसे पहला ये आर्टिकल देख पाओगे, रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। रशिया यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है कीव को, और ये मेंशन किया गया कि रशिया ने कंफर्म किया कि फ्राइडे में देखो काफ़ी सारी एयर स्ट्राइक करी गई हैं यूक्रेन के अंदर में। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यहीं पर ये सारी स्ट्राइक की गई हैं। हालांकि यहाँ पर इस समय एक विज़िट की गई थी यूएन के जो चीफ हैं उनके थ्रू, ठीक है। उस विज़िट के थ्रू ही यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से अटैक किया गया है। रशिया की जो यूक्रेन की जो कैपिटल है उसके बुरे हालात हो चुके हैं। ये आप लोग देख पाओगे पिक्चर, किस किस प्रकार से पिक्चर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर ये आग लगती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इन्होंने यहाँ पर हाई प्रिसीजन जो लॉन्ग बेस्ड वेपन्स हैं इन सबको तैनात कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और आने वाले टाइम पर भी यहाँ पर इसी प्रकार से अटैक चलता रहेगा। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, इन्होंने यहाँ पर बोला ये जो स्ट्राइक है ये स्ट्राइक हुई है, जो यूएन के चीफ थे वो विज़िट करे, उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्राइक हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं यूएन के चीफ की बेइज्जती हो रही है, ये चीज़ें मेंशन की गई। इससे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा अटैक क्यों किया गया, तो यहाँ पे यूक्रेन बोलता है क्योंकि यूएन के चीफ जो है एंटोनियो गुटेरेस साहब, इन्होंने यहाँ पर बार बार रशिया के ऊपर बहुत फोकस किया है, रशिया के ऊपर जोर दिया है कि रशिया ने बूचा किलिंग्स करी हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है, वॉर क्राइम किया है, ठीक है। हालांकि रशिया इसको मना कर रहा है, कि रशिया इसको डिनाई कर रहा है कि नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी वॉर क्राइम वगैरह नहीं किया है। उसी के बेसिस पर आप देख पाओगे रशिया ने इस प्रकार से ये अटैक किया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट निकल कर आती है, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ये बोला, इनकी डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला, एंटोनियो गुटेरेस ने ये बोला। तो ये क्या क्या बोला, किस किस ने बोला, ये नहीं है, बस खाली आपको पढ़ना क्या है, न्यूज़ का निकल कर आती है, एस्पेक्ट क्या है इसका, ये समझ में आना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि हाँ क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे रशिया ने एक मिसाइल भी मार दी है यहाँ पर यूक्रेन के अंदर में, जिसकी वजह से अमेरिकन जर्नलिस्ट है उनकी जान जा चुकी है, वो भी इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हैं नहीं, ये आपको पता है, ये रोज़ाना कवर हो रहा है। तो रोज़ाना कवर होने वाली चीज़ को आप लोग यहाँ पर मतलब एक आध दिन बाद देख ही सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी सारे विवाद, डिस्प्यूट्स यानी कि देखने को मिल रहे हैं। और इस विवाद के अंदर हमने देखा है कि रिसेंटली भी अल अक्सा मॉस्क के अंदर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। देन उसके बाद आज भी यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क के अंदर ये विवाद देखने को मिल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इजराइल की जो पुलिस है, यहाँ पर आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ था, चलो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। तो ये आपको अल अक्सा मॉस्क देखने को मिलेगा, ये जेरूसलम के अंदर है। यहीं पर लगातार टेंशन्स इंक्रीज़ हो रही हैं। आपको एक चीज़ और देखनी होगी, एक मैप मैंने लगाया था, ये इजराइल का मैप हुआ, और इजराइल के मैप में ये वेस्ट बैंक वाला पिंक वाला रीजन जो है वेस्ट बैंक वाला है, जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का स्टार बना हुआ है ना, यही यहाँ पर जेरूसलम देखने को मिलेगा। इसी जेरूसलम में आपको अल अक्सा मॉस्क देखने को मिलेगा। अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर तीसरा एक होली प्लेस देखने को मिल जाएगा, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देखने को मिल जाएगा आफ्टर मक्का मदीना, ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट प्लेस आती है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया कि रीसेंट डेज़ में हमने देखा है अल अक्सा मॉस्क में काफ़ी विवाद उठाए। विवाद इस चीज़ को लेकर उठाए, देखो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा बेसिक समझाऊँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा कवर करवाऊँ, तो एक टाइम पे जो रीजन है, जो आज के टाइम पर इजराइल पूरा आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो ये वाला मैप है, जैसे मैंने आप करंट टाइम में आपको दिखाया, करंट टाइम पे कुछ इस प्रकार से मैप दिखता है। ये पूरा का पूरा येलो कलर में जो पोर्शन है वो इजराइल है, और ये जो पिंक कलर में पोर्शन है वो है फ़लस्तीन यानी वेस्ट बैंक वाला। अब एक टाइम पे क्या हुआ करता था, 1946 के आसपास ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन हुआ करता था, ठीक है। तो इजराइल ने कब्जा कर करके पूरे अपने देश को बसाया। तो 1946 में ये फ़लस्तीन हुआ करता था। 1947 में आप देख पाओगे यहाँ पर इजराइल आया, और इजराइल इतना सारा यहाँ पे बढ़ चुका था। उसके बाद 1949 से लेकर 67 के बीच में आप देख पाओगे फ़लस्तीनियंस को पूरी तरह से हटा ही दिया। फिर 2010 के पास आप देख पाओगे सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा रीजन बचा हुआ है फ़लस्तीनियंस के पास में, अदरवाइज़ यहाँ पर पूरी तरह से ये इजराइल बस चुका है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिल जाता है ज्यूज़ के बीच में, और उधर पैलेस्टीनियंस के बीच में या मुस्लिम्स के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रीसेंट डेज़ में क्या हुआ था मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। रीसेंट डेज़ में हम लोगों ने ये देखा कि अल अक्सा मॉस्क के पास में खुदाई वगैरह चल रही थी, ठीक है। जो मॉस्क वहाँ पे है जेरूसलम शहर के अंदर में, वहाँ पे खुदाई चल रही थी, डिगिंग चल रही थी। तो डिगिंग चलने के बाद में कुछ यहाँ पे एविडेंसेस मिले कि हाँ वहाँ पे ज्यूज़ का टेम्पल हुआ करता था, ठीक है, जो ज्यूज़ का टेम्पल है।
तो अब ये बातें जब इसराइल के अंदर ज्यूज़ को पता चलती है तो ज्यूज़ ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके अल-अक्सा मॉस्क पर वहाँ पे प्रेयर करेंगे और अल-अक्सा मॉस्क को हटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। इस पे पहले यहाँ पर ज्यू का टेम्पल हुआ करता था। तो कुछ 15 लोग जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, उसको बीच में इजरायली फोर्सेस ने रोक लिया था, ठीक है, उनको वापस से भेज दिया। इससे काफ़ी घबरा भी गए यहाँ पर जो वहाँ पे मुस्लिम्स थे, वो उनको टेंशन क्रिएट हो गई, भाई आ जाएँ कल फिर से आएंगे। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद क्रिएट हुआ, उन्होंने यहाँ पे पत्थर बरसा दिए इसराइली की फोर्सेस के ऊपर। अब इसराइल की फोर्सेस के ऊपर जब पत्थर बरसाए तो इसराइल की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क के अंदर घुसकर यहाँ पर चली गई। और जब घुस गई तो वहाँ पर आप कह सकते हो उधर फ़लस्तीन के जो लोग हैं और प्लस यहाँ पर इजराइल की फोर्सेस इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी पत्थरबाजी यहाँ पे मॉस्क के अंदर चल रही थी। और इसको लेकर जो पूरी वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर प्लस उसके बाद ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। ट्विटर पर सिंपली से टाइप करना यहाँ पर इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट या फिर अल-अक्सा मॉस्क कॉन्फ्लिक्ट डाल देना, आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी। जैसे आप लोग वीडियो सेक्शन में चले जाओगे तो ये सारा विवाद आज के टाइम पर अल-अक्सा मॉस्क के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अल-अक्सा मॉस्क को लेकर जो भी डेटा है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी इजराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो इजराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बहुत पुराना है, ये मैंने आपको बताया। इनके बीच में काफ़ी बार वॉर भी हो चुकी है। अरब इजराइल वॉर हुई थी 1948 के अंदर, जहाँ पे इजराइल एक साइड में था और अरब कंट्रीज़ एक साइड में थी। उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर यानी कि 6 दिन की एक और वॉर हुई थी, जहाँ पर इजराइल एक तरफ था और बाकी सीरिया, इजिप्ट, वक्फ, मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्डन ये सब एक तरफ थे। उस समय भी इजराइल जीता और इजराइल ने यहाँ पर अपना सेटलमेंट पूरी तरह से बढ़ाया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे वर्ल्ड सेक्शन में भी सारे आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं। बाकी सारे आर्टिकल हमने आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहोगे पूरा कहाँ कंप्लीट किया, आज का एडिटोरियल तो रह गए, तो लेकर चलता हूँ, वेट करो थोड़ा सा। ये आप देख पाओगे एडिटोरियल सेक्शन बिल्कुल बेकार है। प्लीज़ आपसे प्लीज़ बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया है अपना, पूरे 40 मिनट वेस्ट किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल मत करना। यहाँ पर फ्रेंच इलेक्शंस के बारे में चर्चा की गई है, अगेन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बात की गई लैंग्वेज के इम्पोजिशन के ऊपर, ये आपको मतलब ये आर्टिकल बेकार देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को लेकर मैंने प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं PDF के अंदर में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर टेलीग्राम पर। इसको हमने काफ़ी डिटेल से कवर कर रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो आग लगी है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये आर्टिकल्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल बेकार आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी होता है कि ऐसा देखने को मिल जाता है। तो एडिटोरियल सेक्शन पर कुछ भी ऐसा खास नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं तो मैं आपको यहाँ पर निचोड़ देता, ये आर्टिकल भी अच्छे से बता देता, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यही इसलिए कह रहा हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे में एडिटोरियल आते भी कम है और सैटरडे में हमेशा की बात है बकवासी आर्टिकल देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे अगला पेज है ग्राउंड ज़ीरो का। ग्राउंड ज़ीरो हमारे वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो सैटरडे का यहाँ पे पोर्शन ऐसे ही आता है। बाकी संडे का जो आर्टिकल होगा संडे में हम लोग डिस्कशन करते हैं अपना, और जो भी कल होगा वो हम कल का डिस्कस करेंगे। और साइंस वगैरह, टेक वगैरह जो भी आर्टिकल्स आता है वो हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को मैं प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला था आपसे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा लास्ट में। तो क्वेश्चन ये है, रिवर्स जो कि हिमाचल प्रदेश से पास होती हैं वो कौन कौन सी रिवर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। डी मतलब ब्यास, चेनाब, रवि, सतलज, यमुना, ये पाँचों की पाँचों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से पास होती हुई नज़र आती हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।